ओम ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान के स्तरीकरण का सिद्धांत बीएस ब्लूम द्वारा जो दिया गया है उसके ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न 6 प्रकार की गतिविधियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है सीधा सीधा कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां जो मानसिक मस्तिष्क में सीधे की सीधे उसी तरह से संग्रहित होती हैं जिस तरह से वह बाहर, या जिस तरह से वह सीखा है, या जिस तरह से वह बाहर देखा है, या जिस तरह से वह व्यवहार में पाया है, ज्यों कहते हो वैसे ही मस्तिष्क पटल पर संग्रहित होती हैं। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां घटित होती हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां घटित होती हैं वह इस प्रकार है। पहला, ज्ञान। किसी चीज़ की जानकारी होना ज्ञान है, लेकिन ये जो जानकारी होती है वह विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न क्रम के रूप में या विभिन्न स्वरूपों में भी यह जानकारी देखने को मिलती है। जैसे विशिष्टता, यदि कोई सामान्य से विशेष कोई चीज़ आप देखते हैं कोई जानकारी में, जैसे विशिष्टता, जैसे कोई अधिकारी है, वह विशेष व्यक्ति है, विशिष्टता ज्यों कहते हो अधिकारी का आपका मानसिक पटल पर चित्र बनेगा, ज्यों कहते हो। पदों का ज्ञान, यानी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो सीखना होता है, विभिन्न क्रम से जो सीखना होता है, वो क्रम का जो स्वरूप है वो भी ज्यों कहते हो ही हमारे मस्तिष्क पटल में बनता है। आगे है ग है विशिष्टता तथा विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान। यदि कोई जानकारी विशेष रूप जो है ले लेती है या कोई विशेष जानकारी होती है वो भी ज्यों कहते हो हमारे मस्तिष्क पटल पर बनती है। परंपरा, यानी कोई चीज़ परंपरा के रूप में है, यानी वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह त्यौहार या वह रीति रिवाज या वह व्यवहार घटित होता है, तो वह भी ज्यों कहते हो ही हमारे मस्तिष्क पटल में ज्ञान के रूप में संचित होता है। प्रचलन तथा तारतम्यता, यानी कोई चीज़ अगर हमारे प्रचलन में है, रोज़मर्रा के जीवन में है वो, और उसका तारतम्यता, वो तारतम्यता का यहाँ तात्पर्य है कि उसकी कंटिन्यूटी किस प्रकार बनी होती है, वो सभी गतिविधियां या तथ्यात्मक तथ्य हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं, ज्यों कहते हो संग्रहित होते हैं। वर्गीकरण, किसी विशेष गुण के आधार पर, किसी विशेष विशेषता के आधार पर जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो वह वर्गीकरण कहलाता है। यानी कोई वर्गीकरण संबंधी कोई चीज़ है, योग्यता के आधार पर या क्षमता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर या गुण विशेष के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी ज्यों कहते हो हमारे मस्तिष्क पटल पर बनता है। मापदंड, यदि हम किसी आधार पर, जैसे कोई गणित पढ़ने में, गणित में कौन अच्छा है कौन खराब है, जो हम मापदंड अपनाते हैं उसके अनुसार भी जो है हम जो है ज्ञानात्मक मापदंड का जो स्वरूप होता है वह भी हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत, ज्ञान जानकारी के अंतर्गत सेम टू सेम व्यवस्थित रूप से वो हमारे मस्तिष्क में बनी होती है। विधि, यदि कोई कार्य की विधि हो या सिद्धांत की कोई विधि है वो भी ज्यों कहते हो हमारे मस्तिष्क पटल में बनती है। नियम एवं सामान्यीकरण, यानी नियम भी हमारे मस्तिष्क में ज्यों कहते हो बनता है, और उसका जो है सामान्यीकरण का मतलब उस नियम को हम व्यवहार से कैसे जोड़ करके उसको देखते हैं, कितना उपयोगी है, वो ज्यों कहते हो बातें हमारे दिमाग में जानकारी के रूप में ज्यों कहते हो संग्रहित होती हैं। यह ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जानकारी है। अगर ज्ञानात्मक पक्ष में जब जानकारी हो जाती है, अब उसके विषय में अवबोध का मतलब स्वयं वह अधिगमकर्ता या व्यक्ति उसके विषय में क्या सोचता है या क्या समझता है, वो जो सोचता समझता है वह भी उसके मस्तिष्क में ज्ञानात्मक पक्ष यानी ज्ञान के रूप में संग्रहित होता है। जैसे अनुवाद, यदि किसी भाषा को बदलना हो या इस एक भाषा का अनुवाद दूसरे भाषा में करना हो, तो वह भी उसके नियम, उसकी विधि, वो सब ज्ञानात्मक रूप में संचित होती है, तब जा कर के वो ऐसा कर पाता है, तब उसका वह प्रयोग कर पाता है, तब वह उसको समझ पाता है। इसीलिए जो है अवबोध के अंतर्गत अनुवाद आता है। भावार्थ, किसी चीज़ का अर्थ लगाना, जैसे भाषा में अर्थ लगाना, संकेतों का अर्थ लगाना, वह भी जब जानकारी उसको है और उसका जब प्रयोग करने की बात आती है या समझने की बात आती है तब वह लगा पाता है। इसलिए अवबोध के अंतर्गत भावार्थ, किसी चीज़ का अर्थ निकालना भी ज्ञानात्मक पक्ष का ही स्वरूप है। प्रक्षिप्तीकरण का मतलब ये है, क्षिप्तता का मतलब होता है छोटा करना, यानी किसी बड़ी चीज़ को छोट करना। ये तब संभव हो पाता है जब वह व्यापक रूप से उसकी जानकारी होती है, तब उसे वह संक्षिप्त कर पाता है, यानी उसको छोटा कर पाता है।
अब इसमें दो हो गया, यानी ज्ञान हो गया, दूसरा अवबोध हो गया, तीसरा है अनुप्रयोग। यानी जब वो किसी चीज़ की जानकारी उसको स्पष्ट होती है, उसके बाद उसको क्या होता है, उसके बाद में वो उसका अपना अवबोध होता है, अपनी समझ होती है, तब उसके अनुसार वह प्रयोग करता है। यानी वह प्रयोग करता है तो उसमें प्रयोग के अंतर्गत सामान्यीकरण, यानी जो भी नियम कानून, जो भी विधि प्रविधि, इस क्रिया विधि को वह जानता है, तब वह सामान्य रूप से सामान्यीकरण, यानी सामान्य रूप से उसका प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। वो जो तैयार होता है मानसिक रूप से, वह भी ज्ञानात्मक का ही एक स्वरूप है। निदान का यहाँ तात्पर्य है कि यदि कोई से समस्या, कोई अवरोध या किसी प्रकार की कोई गतिविधियों में रुकावट आती है, तो उस रुकावट को भी अपनी ज्ञान और अवबोध के सहारे ही उसे दूर करता है। उसके बाद प्रयोग, यानी उसके बाद जो कुछ उस गतिविधियाँ वह सीखा है, जो कहते हैं, वह प्रयोग करता है। यह हुआ अनुप्रयोग। उसके बाद आता है चौथा में विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी चीज़ को, किसी विषय में, या किसी भी चीज़ को या किसी भी विषय को व्यवस्थित रूप से व्याख्या करना, व्यवस्थित रूप से समझना, वो क्या कहता है, विश्लेषण कहलाता है। वह विश्लेषण जितनी भी वो अपने सीखा है, जितना वह समझा है, उसका वह व्यवस्थित रूप से तथ्यों का विश्लेषण करने लगता है, व्याख्या करने लगता है। फिर उस तथ्यों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संबंधों की भी वह व्याख्या करता है। कौन संबंध कितना महत्वपूर्ण है, किस गतिविधि के लिए, किस कार्य के लिए किसकी ज़रूरत है, ये सब इत्यादि जो है बातें जो है उसकी वो व्यवस्थित रूप से व्याख्या करने लगता है, विश्लेषित करने लगता है। ये सब गतिविधियाँ होती है। आगे है नियम और संगठनात्मक सिद्धांत। फिर इन सब गतिविधियों में वह नियम को खोजता है। नियम को जानना भी संज्ञान का ही स्वरूप है और उसे संगठित करना भी संज्ञान का ही स्वरूप है। इसलिए जो है ये जो है अनुप्रयोग के, विश्लेषण के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं। विश्लेषण के अंतर्गत संगठनात्मक मतलब पूरा संगठित करके वह कौन सा रूप बनता है, ये सब जो है गतिविधियाँ भी संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ही आती हैं, जो विश्लेषण के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है। संश्लेषण का तात्पर्य है किसी चीज़ के सार तत्व को समाहित कर लेना, अपने आप में समाहित कर लेना। जो अपने आप में समाहित करता है, वह समाहित करना भी ज्ञान का ही एक स्वरूप होता है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष का ही स्वरूप होता है। जैसे नवीन संप्रेषण की उत्पत्ति, यदि इन सब गतिविधियों से कुछ वो नया सीखता है, तो वह नया भी उसके ज्ञान का ही एक स्वरूप है। नया भी क्या है, उसके ज्ञान का ही एक स्वरूप है। नई जानकारी, नई खोज, नई उत्पत्ति भी क्या है, वह एक उस सब व्यवहारों का विश्लेषण के स्वरूप उत्पन्न होने वाले या समझ में आने वाले सार तत्वों का ही एक जानकारी है। आगे चलते हैं योजनाओं की उत्पत्ति। यदि हम ये सब गतिविधियों से परिचित हैं, तो कार्यों को संपादन करने के लिए योजना, नई योजना, नई नीति, नई क्रियाविधि भी समझ में आती है। वो सब भी क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का ही एक व्यवस्थित रूप है। अमूर्त संबंधों का निर्माण, इसके अंतर्गत कभी कभी ऐसे भी संबंध या ऐसी भी जानकारियाँ सामने आती हैं जो होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती, जिनके घटित होने के पश्चात कोई सूक्ष्म कारण तत्व होता है, वह पता चलता है। वह सूक्ष्म कारण तत्व का पता लगने के कारण से ही, ये लगने का कारण भी ज्ञानात्मक पक्ष का ही एक स्वरूप माना जाता है। आगे चलते हैं छठे पर। ज्ञानात्मक पक्ष का छठा स्वरूप जो है वह मूल्यांकन से संबंधित है। अर्थात ये सब जानने के बाद, ये सब क्रियाविधि से ज्ञानात्मक पक्ष यानी जानकारी जब गुजरती है, व्यवहार जब गुजरता है, तो आगे चल करके जो इन्हीं सब का मूल्यांकन वो अपने आप में करने लगता है। आंतरिक साक्ष्यों का आकलन। आंतरिक साक्ष्यों का आकलन का मतलब वो अनुभव के आधार पर जो है इन सभी गतिविधियों, जानकारी का होना न होना, संदेह होना न होना, विश्वास होना न होना, ठीक ढंग से कार्य एवं गतिविधियों का संपादन कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं, इत्यादि वह आंतरिक रूप से वह मूल्यांकन करने की क्षमता आती है। यह मूल्यांकन करने की क्षमता भी ज्ञानात्मक का ही एक स्वरूप है, क्योंकि यह जानकारी से अवबोध, ज्ञान से अवबोध, अवबोध से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण के पश्चात ही ये गतिविधियाँ घटित होती हैं। अर्थात ये सब ज्ञान का ही एक परिपक्व स्वरूप मस्तिष्क में आता है, इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगर इसमें देखते हैं तथ्यों का, मापदंडों का आकलन।
वह मापदंडों का आकलन, यानी वो समाज के अनुसार वो अपने गतिविधियों के मापदंड को वो निर्धारित करता है, कहाँ तक समाज में उपयोगी है, कहाँ तक अनुपयोगी है, कहाँ तक वृद्धि करेगा समाज में, कहाँ तक प्रतिष्ठा दिलाएगा समाज, किस प्रकार इसका आदर, इस व्यवहार का किस प्रकार अनुकरण करेगा। ये सब बाहरी मूल्यांकन के अंतर्गत ये जो है वो मस्तिष्क की क्षमता का विकास होता है। इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष पहले ज्ञान जानकारी से गुजरता है, फिर उसके बाद उसके विषय में स्वयं की जानकारी देता है, अपने आप अपनी मानसिक अनुक्रिया के द्वारा होता है, फिर उसके बाद उसको व्यवहार में प्रयोग के द्वारा, फिर विश्लेषण के द्वारा, फिर संश्लेषण के द्वारा, फिर मूल्यांकन के द्वारा ये ज्ञानात्मक पक्ष इस अवस्था तक आते आते पूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद यह जब संवेगों से जुड़ता है तो भावात्मक पक्ष की विभिन्न क्रियाविधि को देखा जाएगा अगले जो है एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्या आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमारा उत्साहवर्धन है, हमारी सफलता का आधार है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।